नमस्कार। कहते हैं इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी सही लहरों से टकराती तो है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाई माही बैंक्वेट हॉल, निंघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं देश की, बात करते हैं समाज की, बात करते हैं चुनाव की बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर से आपको जोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन दिए जा रहे हैं देश भर में। 45 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन दिए जा रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं कि नए मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, नए मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पेशानी पर बल पड़ रहे हैं और चिंता का विषय भी है। आपको बता दूं कि एक अच्छी खबर भी आ रही है इसके बीच। रूस ने एक वैक्सीन बनाई है और स्पुतनिक वी, और भारत सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी और अब भारत सरकार भी इसका इस्तेमाल कर पाएगी। भारत में रहने वाले लोग भी स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये अच्छी खबर है हम सबके लिए। इससे पहले भी 2 तरह के वैक्सीन भारत में चलाए जा रहे हैं, भारत में वैक्सीन दिए जा रहे हैं और अब ये तीसरा वैक्सीन भी भारत के बाजारों में आ जाएगा और लोगों को ये वैक्सीन भी लगाए जाएंगे। तरफ लिए चलते हैं चुनाव की तरफ। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच विभिन्न दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के पूर्व बर्दवान शहर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर से निशाना साधा दीदी यानी ममता बनर्जी पर और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सेंचुरी पार कर दी है। अपना चौथे चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया है और चौथे चरण तक जो चुनाव हुए उसमें चौके और छक्के लगाए यहां की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने सेंचुरी पार कर दी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहां होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनेगी। और उन्होंने कई तरह के निशाने और भी साधे ममता बनर्जी उर्फ दीदी पर। जन्मदिन मनाना है तो पीएमसी से पूछो, घर बनाना है तो पीएमसी को कटमनी दो, राशन लेना है तो पीएमसी को कटमनी दो, कहीं अपना सामान ले जाना है, अपना सामान लाना है तो पीएमसी को कटमनी दो, किसी को अपना सामान बेचना है तो पीएमसी को कटमनी दो। बंगाल की जनता से लूट कर के गरीबियों ने बड़े बड़े घर बनवा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। दीदी और दीदी, बंगाल के लोगों का लूटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार आसान परिवर्तन लेकर आएगी। योजनाओं का जो पैसा सरकार की तिजोरी से निकलता है वो पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचेगा। दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा, कोलकाता से 1 रुपया निकलेगा तो उस रुपये के 100 पैसे लोगों के पास पहुंचेंगे। जन कल्याण योजना को बंगाल में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस सिर्फ अपना काम करेगी और प्रशासन सिर्फ अपना काम करेगा। आपके जीवन पर पूरा जो सिंधी माहौल जो दबाव रहा है, बीजेपी सरकार आते ही वो हट जाएगा। केंद्र की बीजेपी सरकार, बंगाल की बीजेपी सरकार डबल इंजन की शक्ति के साथ बंगाल के विकास के लिए डबल मेहनत करेगी। बंगाल का भला चाहने वाले हर किसी को हम साथ लेंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे। हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जिस बंगाल की बीजेपी के जन्म में
बीजेपी करे उतना कम होगी। आपकी एक आवश्यकता, आपकी एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, नीतियां बनाई जाएगी, उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा। साथियों, 10 साल तक दीदी की दुर्नीति रही है, विभाग तो करो, राज करो, यानी बांटो और राज करो। बीजेपी का मंत्र है जुटता करो, सेवा करो, यानी जोड़ो और सेवा करो की भावना से काम करेगी। बीजेपी का मंत्र है सबके साथ, सबके विकास, सबके विकास, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। टीएमसी का मार रहा है मां को सताओ, माटी को लूटो, मानुष का रक्त बहाओ। भाइयों बहनों, कुछ बिहार में तो इन पहले जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी किसी मां के ही बेटे थे, लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने। उत्तर प्रदेश शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को दायर करते हुए उन्होंने मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटा दिए जाएं। इस तरह की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सिर्फ याचिका को खारिज ही नहीं किया बल्कि 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया वसीम रिजवी पर। जो शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता कमाल अहमद खान ने यह रिपोर्ट भेजी है और एक वकील से हमारे संवाददाता ने बात भी की और इस वकील का क्या कहना है आइए सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा है, इस पक्ष को लेकर इनका क्या कहना है, यहां के वकीलों की क्या राय है। एक वरिष्ठ वकील से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। वसीम रिजवी नाम के एक इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी कि कुरान में जो 26 आयतें हैं उनको कुरान से हटाया जाए क्योंकि उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस बात की मुखालफत हो रही थी कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आज वसीम रिजवी का केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लगा हुआ था और आप सबको यह जान के बहुत खुशी होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वसीम रिजवी की पिटीशन कॉस्ट के साथ 50,000 रुपीज कॉस्ट के साथ डिसमिस कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ऐसे माहौल में भी हिंदुस्तान का माहौल अच्छा बनाए रखा और ऐसे घटिया और आतंकवादी लोगों को सही जवाब देने का तरीका अदालत के माध्यम से ही होके जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें हिंदुस्तान का संविधान हाथ में लेके चलना है, अदालत पे यकीन रखना है। वसीम रिजवी जैसे कुछ घटिया लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या फिर गवर्नमेंट से कोई और फेवर लेने के लिए इस तरह के केसेस फाइल करते रहते हैं, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आपके हमारे लिए, कि वसीम रिजवी का ये जो घटिया पॉलिटिकल स्टंट था फेमस होने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो चुका है। न्यूज कुछ देर में मीडिया के माध्यम से भी आप तक पहुंचेगी। जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पिटीशन जो थी एब्सोल्युटली फ्रिवलेस पिटीशन थी, जिसको एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं बताना चाहूं तो ये एक बकवास पिटीशन थी जो कि लॉ की नजर में एक बहुत ही गलत हरकत की थी वसीम रिजवी ने। 50,000 का जुर्माना लग के केस डिसमिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस डिसमिस होते हैं, लेकिन जो बहुत ही वाहियात तरीके केसेस होते हैं जिसमें किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया जाता है, वो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट लगा के केस डिसमिस करता है
और बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल जजेस का। हमें बहुत खुशी है कि दुनिया की बेहतरीन अदालतें और बेहतरीन जजेस हिंदुस्तान में हैं कि उन्होंने वसीम रिजवी की इस पिटीशन को डिसमिस किया है। $50,000 की कॉस्ट के साथ डिसमिस किया गया इस पिटीशन को। मैं आपको बता दूं, वसीम रिजवी फॉर्मर शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के चेयरमैन भी रहे हैं। अपनी जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए, इस वजह से इस तरह की चीजों को ये अंजाम देते रहते हैं कि कहीं इनको कुछ एक एक्नॉलेजमेंट सरकार में या फिर कहीं और मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। व्हेन द मैटर वाज टेकन, ऑनरेबल जस्टिस नरीमन आस्क्ड द काउंसिल इफ ही वाज सीरियस अबाउट दिस पिटीशन। जज साहब ने कहा कि वकील साहब, क्या सीरियसली आप इस केस को आर्ग्यू करना चाहते हैं? देन सीनियर एडवोकेट हु वाज अपीयरिंग इन द मैटर, मिस्टर आर.के. जायदादा, जो कि रिजवी के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी प्रेयर को मदरसे तक ही सीमित रखना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए पिटीशन फाइल की गई थी, इसको विद कॉस्ट डिसमिस किया है। पूरा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता है और मैं फक्र करता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। यह हम सब के लिए एक बहुत फक्र की बात है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बांकुड़ा के सिमला पात में लक्ष्मी सागर नामक जगह से एक खबर आ रही है हमारे पास। यहां एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से कहा जा रहा है इस बच्चे की मौत हो गई और इसके बाद उसके परिजनों ने यहां हंगामा कर दिया और आसपास के लोगों ने भी यहां चिकित्सकीय लापरवाही के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि यहां के लोगों में किस तरह की नाराजगी है और नाराजगी के आलम में यहां के लोगों ने जमकर बवाल काटा। 12 साल के बच्चे की मौत हो जाने के बाद यहां के लोगों में नाराजगी पसर गई और परिजनों के साथ मिलकर यहां के लोगों ने जमकर काटा बवाल। आज के सकाल 6টার সময় আমার ভাই অসুস্থ হয়ে যায়, মানে পুকুর করে ঢুকেছিল, ওইখান থেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। দিয়ে আমাদের গ্রামের হাতুড়ি ডাক্তার ও দেখিয়েছি, দেখানোর পরে বললো যে লক্ষ্মীধর হসপিটাল নিয়ে যাও। আমরা হসপিটালে নিয়ে আসছি, কোনো ডাক্তার থাকেনি, নার্স থাকেনি। 8 থেকে 9টা অবধি আমরা বসেছিলাম, বললো 9টার সময় ডাক্তারবাবু আসবে। আমাদের ওইখানে 3টে নার্সকে বললাম, কোনো নার্স বলেনি আমাদেরকে যে এখন ডাক্তারবাবু আসছে না, সিমলা বললে যাও। কেউ কোনো কথা বলেনি। আর 9টার থেকে এখনও 11টা পাইলে এখনও ডাক্তার কোনো আসার নামগন্ধ করেনি, ঠিক আছে। আর নার্সগুলা মানে বলছে যে আমাদের এখানে কোনো ডাক্তারবাবু আসেনি, আমাদের 9টার থেকে 5টা অবধি ডিউটি, তারপরে দিয়ে আমরা চিকিৎসা করবো না। যে কোথায় মারা যায় কোথায়? ওটা আমাদের হসপিটালে 8:30টার সময় মারা গেছে। লক্ষ্মীসাগর হাসপাতাল বন্ধ থাকে। আর কোথায় নিয়ে গেছিলেন? লক্ষ্মীধর হাসপাতালকে ডাইরেক্ট নিয়ে এসেছিলাম 8:30টা অবধি। তারপরে কোথায় নিয়ে গেছিলেন? আমি নিয়ে গেছিলাম আমাদের গ্রামের অন্য হাসপাতাল না, অন্য হাসপাতাল নিয়ে যায়। আচ্ছা, এখন অবরোধ উঠলো, বিডিও সাহেব কি বললেন? এখন বিডিও সাহেব আমাদের যে দাবি ছিল সেই দাবি বিডিও সাহেব মেনে নিচ্ছে, তাই আমার পদবোধ। আচ্ছা, তোমার নাম? চণ্ডী মণ্ডল, শরৎ মণ্ডলের দাদা। रानीगंज के जेके नगर इलाके में आसनसोल साउथ की तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार शाइनी घोष के समर्थन में शिक्षकों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के तहत यहां के लोगों से अपील की कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। আমরা মাধ্যমিক তৃণমূল শিক্ষক সমিতি তরফ থেকে এই এলাকার শিক্ষকেরা আজকে এই এলাকায় এখানে একটা পথসভার আয়োজন করেছিলাম এবং আমাদের মানুষের সামনে যেটা তুলে ধরা যে মমতা ব্যানার্জিকে কেন ভোট দেবেন। মমতা ব্যানার্জি মানুষের পাশে যে গত 10 বছর ধরে যেভাবে নিরলস প্রত্যেকটা প্রকল্পের দ্বারা সাধারণ মানুষের, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের যে সেবা করেছিলেন, সেই প্রকল্পগুলোকে তুলে ধরা। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন উনি ঘটিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল লেভেল পর্যন্ত বিনা পয়সায় বই, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে একের পর এক এমনকি ট্যাব দেওয়া পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের, সেইগুলোকে প্রত্যেক মানুষের কাছে এবং
আমরা যেটা চাই, মমতা ব্যানার্জি যেটা চায়, যে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার মধ্যে যে ভাইচারা, অর্থাৎ মানুষে মানুষের যে সম্পর্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, সেই সম্পর্ক ধরে রাখা, সেই অবস্থানটা ঠিক রাখা। তাই আজ আমরা মানুষের সামনে সেই বক্তব্যটাই তুলে ধরেছি, যাতে আগামী দিনে তারা ভাবনা চিন্তা করে ভোট দেন, তারা যেন গণতন্ত্রটাকে শক্তিশালী করেন এবং এই এলাকায় যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটটা হয়, সেটা হচ্ছে আমরা সকলের কাছে এটাই অনুরোধ করেছি, যে নিজেদের মধ্যে কোনো ইয়ে করে না করে আপনার ভোটের মাধ্যমে আপনার অধিকারটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করুন এবং মমতা ব্যানার্জির হাতকে শক্ত করুন। चुनावी मौसम के बीच एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला काफी तेज हो गया है। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए 15 लोग। तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता राहुल पाल की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत 15 लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहां 15 लोगों ने किस तरह से तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा और टीएमवाईसी नेता राहुल पाल की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 88 নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া বিবেকানন্দ পল্লী থেকে নতুন ভোটার, একদম ফ্রেশ মুখ, যারা আগামী দিনের পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ হতে চলেছে। অনেক যুব ছেলে মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। মোটামুটি 15 জন যোগদান করেছেন। আগামী দিনে এদের হাত ধরে আরও অনেকে যোগদান দিতে চলেছেন। সেটি রাহুল পাল, প্রেসিডেন্ট 88 নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল কংগ্রেস। यूं तो पूरे बंगाल में चुनाव को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। कई जगहों से हमारे पास खबर आ रही है कि वहां संघर्ष हो रहे हैं, तनातनी का माहौल है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के बीच हमारे पास पांडवेश्वर विधानसभा से भी लगातार खबर आ रही है कि पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी बनी हुई है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार हमले का सिलसिला भी लगातार जारी है, समर्थकों पर हमले किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। इसी के बीच हमारे संवाददाता ने यहां की तफ्तीश की और यहां के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है, यहां एक दूसरे दल के उम्मीदवार क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में और किस तरह का आरोप लगाते हैं। आपको बता दूं कि यहां से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जबकि भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र तिवारी यहां से उम्मीदवार हैं। जितेंद्र तिवारी यहां के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भाजपा का दामन पकड़ लिया। इसके बाद उनके उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एक बार फिर से यहां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी तनातनी शुरू हो गई है। क्या माहौल है हम आपको दिखाते हैं। दोनों उम्मीदवारों से हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की। আমরা এখান থেকে আমাদের স্কোয়াড করেছিলাম আমাদের শক্তিকেন্দ্র প্রমুখের নেতৃত্বে। আমরা ডিভিসি পাড়াতে যখনই আমরা ঢুকেছি, অজয় ধীবর এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ গুন্ডা নিয়ে আমাদের মিছিলের ওপর চড়াও করে এবং আমাদের 4-5টা ছেলে ঘায়েল হয়ে যায় এবং দুটো ছেলের মাথা ফেটে যায়। তারা রক্তাক্ত অবস্থা আছে। আমরা তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। আর এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের পায়ের তলে মাটি নেই, তারা ভয় খেয়ে গেছে। তার জন্য আমাদের বিজেপি কর্মীদেরকে আটকাবার জন্য আমাদের উপর চড়া হয়েছে এবং আমাদের কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তা দিয়ে বিজেপি যেন এখানে কিছু না করতে পারে এবং এলাকার মানুষকে ধমকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কি নাম তোমার? আমার সোমনাথ দাস। দেখুন, এই প্রাক্তন বিধায়ক এবং বিজেপি প্রার্থী যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই এরকম দাঙ্গা হচ্ছে, ঝগড়া হচ্ছে, মারামারি হচ্ছে, অশান্তি হচ্ছে। কেন? আসলে উনি প্রভোগ করছেন মানুষকে, সব সময় গরম গরম কথা বলে মানুষকে উত্তেজিত করে একটা দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছেন। আজকেও বলেছেন আমাকে নাকি উনি খাঁচায় ভরবেন, তার মানে বোধহয় অ্যারেস্ট করাবেন। উনি বলেছেন আমাকে বাঁকুড়া পাঠিয়ে দেবেন। তো এই আমার রুচিতে বাঁধে এরকম মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে।
कूच बिहार जिले में केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी के फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद आज रानीगंज में केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी के फायरिंग से मारे गए 5 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और यहां देख सकते हैं आपकी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर हिना खातून, तृणमूल कांग्रेस के नेता हिना खातून और देवेंदु भगत खास तौर से मौजूद थे और उनके अलावा यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक खास तौर से मौजूद रहे। बर्नपुर के वागन कॉलोनी के लोगों ने पहले बोट का बहिष्कार किया था। यहां पानी की समस्या, बिजली की समस्या काफी विकराल है। इसे देखते हुए यहां के लोगों ने सीधे सीधे तौर पर यहां के उम्मीदवारों से यही कहा कि हम इस बार वोट नहीं देंगे, लेकिन ये काफी परेशानी का विषय हो गया और लोगों को काफी परेशान कर गया। यहां के लोगों का फैसला आखिरकार सभी दलों के उम्मीदवारों को यहां पहुंचना पड़ा और रिक्वेस्ट करना पड़ा, यहां के लोगों से आग्रह करना पड़ा कि आपकी तमाम समस्याएं पूरी की जाएंगी, तमाम समस्याओं का निदान किया जाएगा, लेकिन आप वोट जरूर दें। वोट का बहिष्कार करना अलोकतांत्रिक होगा। इस के बाद यहां के उम्मीदवारों द्वारा समझाए जाने के बाद वागन कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने आखिरकार फैसला किया कि वह वोट जरूर देंगे और वोट के बाद, चुनाव के बाद उनकी समस्या पर नजर जरूर डालनी होगी और उनकी समस्या का निदान भी जरूर करना होगा। इस वादे के बाद यहां के लोगों ने अपना फैसला बदल दिया। লাইন জলের অসুবিধার জন্য একজোট হয়ে আমরা এই কাজটা করেছিলাম, কিন্তু এখন সবাই যেটা বলছে সেটাই আমরা করছি আর ভোট দেব, ভোট আমরা দেব। আপনারা ভোট দেবেন? আপনার নামটা বলুন। শিক্ষাশ্রী ব্যস্ত। আমরা সমস্ত কলোনিবাসীকে একত্রিত করে আমরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলাম জল এবং লাইটের জন্য। তো আমরা বিভিন্ন নেতা নেতৃত্ব যারা এখানকার ক্যান্ডিডেট তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, প্রত্যেকেই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন এবং ফোনে যোগাযোগ রাখছেন। তো তিনাদের কথা প্লাস আমরা এসডিএম এডিএমকে বহুদিন ধরে বহু কাগজপত্র দিয়েছি, বস্তাখানেক কাগজপত্র হবে। তো ডিএম বা এসডিএমের কথা অনুসারে ওনারা আমাদের কাজটা বলেছেন অনেক দূর আগিয়ে নিয়ে গেছে। তো এখন ভোটের যেহেতু আচারসংহিতা, সেই হিসাবে এখন হয়তো কাজটা করা যাবে না, পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের কাজটা হবে এই আশ্বাস আমাদেরকে দিয়েছে এসডিএম এবং ডিএম, সকলেই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে। তাই আমরা সমস্ত কলোনিবাসীকে ডেকে একত্রিত করে সকলের রায় নিয়ে আমরা ভোটটা তুলে নেবার ব্যবস্থা করলাম। আমরা সকলে হাসি মুখে খুশি মনে সবাই ভোট দেবো। নামটা বলবেন। স্বপন মুখার্জি। आने वाले 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल आ रहे हैं। आसनसोल के जामुड़िया थाना क्षेत्र के निंघा एरोड्रम मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। आज इस एरोड्रम मैदान में पूजन किया गया, भूमि पूजन की गई और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता यहां मौजूद थे। नेताओं की मौजूदगी में आज बाजाब्ता यहां भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ और इस मौके पर पुरोहितों की मौजूदगी में, विद्वान पंडितों की मौजूदगी में यहां पूजन किया गया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि पूजन की गई, यहां पे भूमि पूजन की गई और भूमि पूजन के दौरान भाजपा के समर्थक, भाजपा के नेतागण यहां खास तौर से मौजूद थे। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैदान से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भाजपा के लिए आसनसोल में हर दिन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 चरण वोट हो गया होने के बाद आज का जो स्थिति है, ऐसे हम लोग पहले से 9 में 9 जीता हुआ है। अभी हम लोग का एक ही कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा मार्जिन होगा हम लोग का। आज मोदी जी का प्रोग्राम होगा 17 तारीख को, उसका भूमि पूजन हुआ। आप देख रहे हैं पेंडल आ गया, कितना उत्सव कार्यकर्ता में सुबह सुबह पूजा किया। जो लोग शायद 10 बजे उठते हैं वो लोग 8 बजे उठ के तैयार होकर आ गया। तो सोचिए कितना उत्साह है हम लोग कार्यकर्ता में, कैसे स्थिति है। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।